बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सो पीआईबी में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि नियर अबाउट 80% ऑफ द टोटल यूनिट्स जो है ना, जो इस स्कीम के अंडर है, वो रूरल एरियाज़ में 80% ऑफ द टोटल यूनिट्स मतलब टोटल इंडस्ट्रीज़ जो है इस स्कीम के अंदर, जो भी इंडस्ट्री लगाई गई है ना, 80% इंडस्ट्रीज जो है वो रूरल एरियाज़ में है। और 14% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज जो है ना, या टोटल यूनिट्स जो है, माइक्रो इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और 50% ऑफ द टोटल यूनिट जो है वो वुमेन या SC ST एंटरप्रेन्योर के पास है। तो मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस स्कीम का एग्जांपल दे सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो अब स्कीम के बारे में पढ़ते हैं हम। सो ये स्कीम लॉन्च हुआ था 2008 में, 2008। इस ईयर को याद कैसे रखा जाए? चलो एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करो एक मीडिया पर्सन, कोई मीडिया का कोई व्यक्ति जाता है अपोजिशन के पास, अपोजिशन पार्टी के पास, उससे पूछता है कि आप इस सरकार के लिए, इस सरकार को एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कितने नंबर दोगे। ठीक है, इमेज वीडियो बनाने की कोशिश करो। ठीक है, एक मीडिया पर्सन जाता है अपोजिशन पार्टी के पास और पूछता है कि आप इस समय सरकार को एम्प्लॉयमेंट के केस में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कितने नंबर दोगे। अपोजिशन पार्टी क्या बोलेगी? हम 0 नंबर देंगे। सोच सकते हो ना, मतलब ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो नंबर देंगे। कितने नंबर देंगे? 0 नंबर, 0 नंबर, 0 नंबर, 008। दिमाग में आ गया? दिमाग में आ गया? देखो, या तो डायरेक्टली याद कर लो, याद हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ इमेज कंसिडर कर लो ताकि एग्जाम के टाइम में आप ऑप्शन देके एलिमिनेट कर सको। ठीक है, ओके। सो 0 नंबर, 0 नंबर, 0 नंबर, 2008 आ गया। ठीक है, अब वो मीडिया पर्सन सरकार के पास वापस जाएगी कि भाई सरकार की जो अपोजिशन है वो तो आपको 0 नंबर दे रही है, एम्प्लॉयमेंट में 0 नंबर दे रही है। सो सरकार क्या बोलेगी? अपोजिशन, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी, मतलब फाइनेंशियल आउटले 13.5 करोड़, 13.5 हज़ार करोड़, मतलब तेरी, तेरी, तेरा, तेरा। याद हो गया? याद हो गया? फाइनेंशियल आउटले याद हो गया, ईयर याद हो गया, एक एक इमेज से याद हो गया। अब इसको मजाक में लेना है, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, मतलब मजाक ही में लेना है इस ऑडियो वीडियो को। ठीक है, चलो। वैसे भी आजकल इस देश के पार्लियामेंट में बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो एक पर और लॉन्च कब हुआ था? 2008 में हुआ था। कैसे याद रखोगे? या तो डायरेक्टली याद रख लो, 2008 याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक इमेज क्रिएट करो। एक मीडिया पर्सन जाता है अपोजिशन पार्टी के पास, पूछता है कि आप इस देश के गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कितने नंबर दोगे। अपोजिशन पार्टी क्या बोलता है? हम 0 नंबर देंगे, 0 0 0। तो 2008 याद हो गया इससे। ठीक है, फिर सरकार क्या बोलेगी कि अपोजिशन पार्टी तेरी ऐसे की तैसी, तेरी ऐसे की तैसी मतलब तेरह, तेरह मतलब 13.5, 13.5 हज़ार करोड़। आसपास आसपास याद रहेगा ना तो एलिमिनेट कर लोगे ऑप्शन से। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नोडल एजेंसी एट द नेशनल लेवल, के वी आई सी नेशनल लेवल पे है। स्टेट लेवल पे स्टेट के वी आई सी डायरेक्टरेट हो सकता है, स्टेट के वी आई सी बोर्ड हो सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है। देखो अगर अर्बन एरिया है, अगर अर्बन एरिया है, ठीक है, सो अर्बन एरिया में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होंगे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी इन केस ऑफ अर्बन एरिया। ठीक है, रूरल एरिया में स्टेट की एरिया से डायरेक्टर हो सकता है या फिर स्टेट की एरिया से बोर्ड हो सकता है। नेशनल लेवल पे के है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करेगा? माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देकर। समझ में आ गया? बस यही है। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज थ्रू सेटिंग अप न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर और माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो यूथ का जो माइग्रेशन हो रहा है अर्बन एरिया में, वहाँ पे माइग्रेशन कम होगा। ठीक है, उससे और वेज इंक्रीज होगा उनका। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है, एक बार याद रखोगे सब में आ जाएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, ये स्कीम की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर में स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, टेन्यूर देखो, हमने 2008 में आया था ना, अब इस टेन्यूर को 2021 से 2025-26 तक कर दिया गया है। और आगे फिर रिन्यू होगा, वो 2025-26 में पता चलेगा। अभी क्या है, 2021 बाद चलेगा, 2025-26 से स्कीम चलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले हमने देख लिया, तेरी ऐसी की तैसी, तो 13.5 हज़ार करोड़ के आसपास। ठीक है, टारगेट क्या है? देखो देखो, टोटल 2021-22 से 2025-26 तक तो टारगेट है ना, लगभग 4 लाख प्रोजेक्ट, 4 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस एक खड़ी करनी है, जो कि लगभग 30 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, और साथ में 1,000 यूनिट हर साल अपग्रेड करना है। ठीक है, सो
एक तो 4 लाख प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर 2021-22 से 2025-26 तक 4 लाख इंडस्ट्रीज़ को खड़े खड़े करना है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को, जिससे 30 लाख तक नौकरियां पैदा हो, और 1,000 इंडस्ट्रीज़ 1,000 माइक्रो इंटरप्राइजेस हर साल अपग्रेड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया। टारगेट क्या है? 4 लाख, 30 लाख नौकरी, 1,000 इंडस्ट्रीज अपग्रेडेशन। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है। देखो, अगर न्यू इंटरप्राइजेस की बात करें, अपग्रेडेशन की बात बाद में करेंगे। न्यू इंटरप्राइज की बात करें तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है। कोई भी इनकम सीलिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीपीएल फैमिली को ही अलाउ होगा, नहीं। इनकम सीलिंग से कोई भी ताल्लुकात नहीं है इस स्कीम का। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आ सकते हो स्कीम में। ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, और उस इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, या कोई सर्विस इंडस्ट्री लगा रहे हो जिसका कॉस्ट 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपके पास एटलीस्ट 8th क्लास का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है। अगर अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहे हो जिसका मान लो 5 लाख है, तो आप फिर 8वीं पास हो या 8वीं फेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। 8वीं क्लास का क्वालिफिकेशन होना चाहिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहे हो जिसका मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपए उससे ज़्यादा है, या फिर सर्विस के केस में 5 लाख रुपए उससे ज़्यादा है। ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी स्कीम के ज़रिए ऑलरेडी सब्सिडी अवेल कर ली है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब एक चीज़ और है कि भैया आपको कुछ ना कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो करना ही होगा। ठीक है। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करो तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा, और ट्रेडिंग हो या ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी हो वो भी परमिट किया जा सकता है इस स्कीम के अंडर। ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट दोनों को परमिट किया जा सकता है इस स्कीम के अंडर। ठीक है। और एक फैमिली से एक बंदा ही एलिजिबल होगा। ठीक है। पूरे खानदान को लेकर नहीं आ जाना है। चलो, अब बात करते हैं हम अपग्रेडेशन की। हमने न्यू इंटरप्राइजेस की देख ली बात, अब अपग्रेडेशन की बात करेंगे। तो देखो देखो, आपको कुछ मार्जिन मनी मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, आपको उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, और एटलीस्ट 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। आपने कोई इंडस्ट्री खड़ी की तो एटलीस्ट 3 साल तक आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। 3 साल बाद आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। लॉक इन पीरियड है 3 साल का, और जो आपको सब्सिडी मिल रही है उस सब्सिडी का आपको अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना है। ठीक है। आपकी प्रॉफिट मेकिंग यूनिट हो, ये यूनिट आपकी प्रॉफिट मेकिंग हो, लॉस में नहीं जा रहे हो, और जो पहला लोन आपने लिया है, चाहे मुद्रा के अंदर लिया हो या प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर लिया हो, उसको आपने सक्सेसफुली रीपे कर चुके हो। अगर आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप फिर अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। 3 साल का लॉक इन पीरियड है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, की फीचर्स की बात करते हैं हम लोग। चलो, देखो, ये जो स्कीम 2008 में आई थी ना, इससे पहले ना 2 स्कीम चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो 2008 में इन दोनों को एक साथ लाया गया। ठीक है। और क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लाया गया, नाम हो गया इसका। ठीक है। चलो, फंड की बात करते हैं। तो एक तो मार्जिन मनी सब्सिडी मिल रहा है, मार्जिन मनी सब्सिडी। एक है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज सब्सिडी। अब देखो, इसमें क्या है, मार्जिन मनी क्या होता है, समझ में आ रहा है? मार्जिन मनी क्या होता है? मान लो आपने नया ना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, इसके लिए जितना पैसा लगता है ना शुरुआत में, वो होता है मार्जिन मनी एक तरह से। तो सरकार जो है वो मार्जिन मनी सब्सिडी दे रही है। ठीक है। फॉर सेटिंग अप न्यू माइक्रो इंटरप्राइजेस। और जो जितना भी मार्जिन मनी का जो टोटल सरकार का जो फंड है ना, उसमें से मिनिमम 100 करोड़, या फिर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जितना उसने अप्रूव किया है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, वो हर साल अपग्रेडेशन के लिए दिया जाएगा। मिनिमम 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, जितना भी अथॉरिटी को लगता है वो अपग्रेडेशन के लिए रिजर्व रखा जाएगा। उसको छोड़ के जितना भी है वो न्यू इंटरप्राइजेस के लिए पैसा जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज समझ में आता है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज होता क्या है? एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो आपने कोई इंडस्ट्री खड़ा किया है, मान लो आपका टोमेटो केचप बनाने का इंडस्ट्री है। ठीक है। माइक्रो इंटरप्राइज है टोमेटो केचप बनाने का। सो बैकवर्ड लिंकेज क्या है? आपको टमाटर चाहिए, टमाटर आपको चाहिए फार्मर से। ठीक है। सो फार्मर के पास अच्छे खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, इसके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि वो आप तक सही सही टाइम पे पहुंचा सके। सो ये जो चीज़ें होती है ना, वो होता है बैकवर्ड लिंकेज। और आपने एक बार सॉस बना लिया, टोमेटो केचप बना लिया, आप उसको मार्केट में भेजोगे, आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, आपको मार्केट से लिंकेज चाहिए, ये होता है फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है। सो 5% ऑफ द टोटल बजट जो है ना, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज में खर्च होगा हर साल। दो चीज़ समझ आया? मार्जिन मनी एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। 5% बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे खर्च होगा। मार्जिन मनी के इसमें 100 करोड़, कम से कम 100 करोड़ रुपए रिजर्व रखा जाएगा अपग्रेडेशन के लिए हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि बेनिफिशरीज को क्या क्या मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो देखो,
अगर जनरल कैटेगरी रूरल एरिया में कोई इंडस्ट्री लगा रही है तो उसको 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट का फ़ायदा, 25% का सब्सिडी मिलेगा। अगर अर्बन एरिया में वो प्रोजेक्ट लगा रही है तो 15% की सब्सिडी मिलेगी। अगर और एक चीज़ और है कि जो जो भी इंडिविजुअल हो, 10% पैसा, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% पैसा इंडिविजुअल को अपनी तरफ से लगाना होगा, इंडिविजुअल को अपनी तरफ से लेके आना होगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा। ये हमने बात की जनरल कैटेगरी की। उसी तरह स्पेशल कैटेगरी की बात करें, चाहे उसमें एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी वुमेन एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर डिफरेंट एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया सब आ जाएंगे भाई, सब आ जाएंगे। इसमें क्या है ना, इसमें देखो रूरल एरियाज में जनरल में 25% मिल रहा था, इसमें 35% मिलेगा, 35% मिलेगा। जनरल में अर्बन एरियाज़ में 15% मिल रहा था, इसमें 25% मिलेगा। और जनरल कैटेगरी को 10% पैसा अपना लेके आना था, इसमें 5% पैसा बेनिफिशियरी को अपना कंट्रीब्यूट करना है। समझ में आया? अब प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा कितना? ठीक है, 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, सरकार दे देगी। देखिए प्रोजेक्ट कॉस्ट की कोई लिमिट पे तो होनी चाहिए। अब 1000 करोड़ का थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ठीक है, सो अब प्रोजेक्ट कॉस्ट में कुछ लिमिट है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग केस में 50 लाख का लिमिट है, आप इससे ऊपर ला सकते हो, आप इससे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी जो मिलेगा ना वो 50 लाख तक ही मिलेगा। ठीक है, इस 50 लाख पे आपको सरकार जो वो सब्सिडी देगी 25% या 35%, जैसे आप बेनिफिशियरी हो। स्पेशल कैटेगरी से आते हो 25%, जनरल कैटेगरी से आते हो 25%। 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, सर्विस के लिए, बिजनेस के लिए 20 लाख। ठीक है, और बाकी जो है वो बैंक से आप पैसा ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया, हमने बात करी प्राइमरी यूनिट के लिए। अब अपग्रेडेशन की बात करते हैं। तो देखो अपग्रेडेशन में जो रेट ऑफ सब्सिडी है ना वो यूनिफॉर्म है, 15%। अब आप चाहे जनरल कैटेगरी को हो या आप चाहे स्पेशल कैटेगरी को हो, आपको 15% प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपको 15% सब्सिडी मिलेगा। हाँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हो या आप हिली स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको फिर 20% सब्सिडी मिलेगा। लेकिन ओवरऑल उसको छोड़ के आपको 15% सब्सिडी मिलेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, दूसरा जो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन होगा अपग्रेडेशन में वो 10% होगा, 5% नहीं होगा। चाहे बेनिफिशियरी आप जनरल कैटेगरी के हो या आप स्पेशल कैटेगरी को, अपग्रेडेशन केस में आपको 10% कंट्रीब्यूट करना ही करना होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट एडमिशन फॉर अपग्रेडेशन। हमने बात की थी प्राइमरी यूनिट के लिए, अगर प्राइमरी यूनिट है तो मैक्सिमम मैन्युफैक्चर के लिए 50 लाख। लेकिन अगर आप अपग्रेडेशन कर रहे हो सो ऑब्वियस बात है इंक्रीज होगा। सो मैन्युफैक्चरिंग की जो मैक्सिमम अपग्रेडेशन कॉस्ट है वो है 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ रुपये पे आपको सब्सिडी मिलेगा। 1 करोड़ से ऊपर का आपका खर्च हो सकता है, लेकिन सब्सिडी 1 करोड़ के रुपये तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, सो इस पर कितना सब्सिडी मिलेगा हमने देखा 15%। 15%, 1 करोड़ का 15%, 15 लाख। और अगर हिली एरिया है तो 20%, मतलब 20 लाख। ठीक है, ओके। और बिजनेस जो सर्विस सेक्टर है ना उसका इंक्रीज करके 25 लाख किया गया है। ठीक है, वैसे कितना था फर्स्ट केस में, ग्रीन इंटरप्राइज में 20 लाख। अगर आप पहली बार प्रोडक्शन यूनिट सेट कर रहे हो तो 20 लाख था, हमने पढ़ा है 20 लाख। अपग्रेडेशन केस है 25 लाख। ठीक है, 25 लाख। मैक्सिमम सब्सिडी 15%, तो 3.775 लाख सब्सिडी मिल जाएगा। और अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में और हिली स्टेट में तो 5 लाख तक का सब्सिडी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कोलेट्रल सिक्योरिटी के बारे में। तो देखो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया था कि 10 लाख तक का जो प्रोजेक्ट है ना, 10 लाख तक का प्रोजेक्ट है उसमें आपको कोई कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है, कोलेट्रल फ्री है। ठीक, 10 लाख तक के प्रोजेक्ट में पूरी तरह से कोलेट्रल फ्री है, आपको कोई कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है, ना कोलेट्रल गारंटी देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर हुआ तो कोलेट्रल गारंटी के लिए कोलेट्रल गारंटी ट्रस्ट बनाया गया है फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो कि 2 करोड़ तक का कोलेट्रल गारंटी देगा। ठीक है, कोलेट्रल गारंटी में ना कुछ चार्जेस इंक्लूड होते हैं, तो वो चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी की बात हो गई। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। देखो गवर्नमेंट द्वारा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाया गया है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो 3 से 7 साल है, 3 से 7 साल के अंदर आपको पेमेंट कर देना है जितना भी आपने लोन लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की। देखो अगर अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख रुपए तक है तो 5 दिन की ट्रेनिंग आपको करनी ही करनी होगी। ठीक है, अगर 5 लाख से ऊपर तक का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 10 दिन की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख रुपए तक है, 2 लाख रुपए तक, तो कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको आपको 5 दिन की ट्रेनिंग करनी होगी। 2 लाख से कम है तो कोई ट्रेनिंग ज़रूरत नहीं है, 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर 10 दिन की ट्रेनिंग। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया या फिर पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था
क्योंकि इसका बहुत क्लियर जगह कहीं दिया नहीं था, तो डॉक्यूमेंट में ना बहुत टाइम तक पढ़ना पड़ा इसको। अब देखो ये पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट ये बोलना क्या चाह रहा है, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने कोई इंडस्ट्री खड़ी की, ठीक है, आपने आपने 50 लाख रुपए देके इंडस्ट्री खड़ी की। सरकार का क्या टारगेट है कि 4 लाख तक इंडस्ट्री लगाना, हर 4 लाख तक इंडस्ट्री सेटअप करना और 30 लाख जॉब प्रोवाइड करना। आपने 50 लाख रुपए देके एक इंडस्ट्री खड़ी की, लेकिन जो आपने लोगों को एम्प्लॉय रखा है ना, वो मात्र 10 है। बस 10 लोगों को ही आपने एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है। सो उस हिसाब से तो देखो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट 50 लाख, कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट रखा है, 10 लोग, तो रेट कितना आया, 5 लाख पर कैपिटा। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ने ना क्या बाउंडेशन रखा है कि अगर प्लेन एरिया है तो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट 3 लाख होगा। मिनिमम पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट आपको 3 लाख करना ही करना है। ठीक है, 3 लाख होना चाहिए, और सॉरी मैक्सिमम जो है 3 लाख आपका होना चाहिए। हिल एरिया में 4.5 लाख। एक बार और बताता हूँ, मान लो आपने आपने 50 लाख इन्वेस्टमेंट किया है और 10 लोगों को सिर्फ आपने एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है। सो आपका जो आ रहा है वो 5 लाख का आ रहा है पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्लेन एरिया में क्या आप एलिजिबल हो, नहीं, आप ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको मैक्सिमम 3 लाख से ऊपर नहीं जाना है। मतलब कम से कम आपको 16, अगर आप 17 लोग को एम्प्लॉय करोगे तो 2.9 समथिंग आएगा आपका, जो कि आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, मान लो हिल एरिया में आपने कोई इंडस्ट्री खड़ी की, उस इंडस्ट्री का कॉस्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है 40 लाख, और आप जो है 10 लोग को एम्प्लॉय किए हो, 10 वर्कर आपके अंदर काम कर रहे हैं। सो रेशो कितना है, 4 4 लाख का आया, जो कि एप्लीकेबल है। 4.5 लाख मैक्सिमम है, आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, सो पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एनी विलेज इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरियाज विच प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विस इन विच फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ वर्कर डज नॉट एक्सीड 4.5 लाख हिल एरिया, 3 लाख प्लेन एरिया। मैंने एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया है, आप समझ गए होगे। ठीक है, चलो ठीक है, काफ़ी लंबा खींच गया स्कीम, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।